हेलो गाइस, सो वेलकम बैक इन आवर चैनल मैथ तक। मैं गगन रावत आपके लिए लाया हूँ मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हमने पहले ही 1-2 दिन पहले डाल अपलोड कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 अपलोड करेंगे, जिसमें कोशिश करेंगे इस चैप्टर को पूरा कवर करने के लिए। इसके बाद अगले लेक्चर्स में क्वेश्चन और आंसर रह जाएंगे, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलो बताइएगा कोई हमने कहाँ तक कर दिया था। मेरे ख्याल से शायद यहाँ तक करा दिया था। अब यहाँ के बाद स्टार्ट करते हैं ट्राई बैलेंसिंग दीज इक्वेशंस योरसेल्फ। ठीक है, अब आती है मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड क्या फॉर्म करता है? मेटल और डाइल्यूट एसिड को मिलाएंगे तो क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। आपको पहले ही पता है मेटल और एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। ठीक है, जनरली। अब आता है Fe क्या है? आयरन बोलते हैं। Mg को हम क्या? मैग्नीशियम। Zn को जिंक। Al को एल्यूमिनियम। Fe प्लस 2HCl दैट इज FeCl2 प्लस H2। आप इसको बैलेंस करेंगे। क्लोरीन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। गौर से देखिएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बैलेंस है? आयरन जो है क्या है? 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, ऐसे ही Mg क्या है? एक मेटल है। HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। डाइल्यूट एसिड है जो HCl हमने ले रखा है, HCl का, जो उसका क्या बनेगा? MgCl2 बनेगा और H2 गैस निकलेगी। वहीं अगला है Zn। अगला है Zn। अगर Zn की हम 2HCl से कराएंगे, ZnCl2 प्लस H2 निकलेगा। 2Al प्लस 6HCl की हम रिएक्शन कराएंगे तो 2AlCl2 प्लस 3H2 ये कंपाउंड निकलेगा। ठीक है, ये तो जनरल चीज़ें आप ये वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा मैं, लेक्चर पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आप ये नोट कर लेगा। ठीक है, अब आता है कॉपर सिल्वर मरकरी डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, क्योंकि कॉपर और सिल्वर और मरकरी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अगला है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस ऑक्सीडाइजिंग, क्या है? ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड बट MgMn एंड रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। अगर Mg की HNO3 यानी HNO क्या है? नाइट्रिक एसिड है, जिसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो MgNO3 का ट्वाइस मिलेगा हमको और H2O गैस मिलेगी। ठीक है, आगे है रिएक्शन विद मेटल सल्ट। अगर मेटल कोई एक मेटल है, मेटल A है यहाँ पे, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B, कोई सॉल्यूशन है सॉल्ट का जिसको हमने B नेम दिया है। इन दोनों की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A मिलेगा हमको। ठीक है, और मेटल B अलग हो जाएगा। जो मेटल B क्या था? सॉल्यूशन में था। अगर जैसे सपोज करो एक सॉल्यूशन है ये, इसमें कोई भी मेटल रखा हुआ है नीचे की तरफ। ठीक है, अगर ये कोई मेटल है, सेकंड मेटल। ठीक है, अगर इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? इसमें मेटल क्या है? B, इसमें मेटल A है, और इसमें एक भी सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये सॉल्ट है। इसमें हमको सॉल्ट है, सॉल्ट और सॉल्यूशन मेटल B है। रिएक्शन कराएंगे तो मेटल B जो है अलग हो जाएगा और जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो A का सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। किसका सॉल्यूशन बन जाएगा? इसमें ये सॉल्ट मेटल A आ जाएगा। ठीक है, ये जनरली सिंपल है, कुछ नहीं करना इसमें। तो अब आता है अगला, ऑल मेटल्स आर जनरली नॉन रिएक्टिव। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन, दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इसका मतलब आपको समझ में आया है? देखो मैं समझाता हूँ। चलिए, कोई भी एक मेटल है, एल्यूमिनियम। रिएक्टिविटी क्या होती है? रिएक्टिविटी यानी जो मोर रिएक्टिव यानी हैवी मेटल है, जो हाईली रिएक्टिव है, जो जल्दी रिएक्ट करता है किसी भी एसिड से या बेसिस से, उसको हाई रिएक्टिव बोलते हैं। और जो रिएक्शन स्लो होती है उसको लेस रिएक्टिव बोलते हैं। जैसे कि आगे यहाँ पे है रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें जो कि पहला है पोटेशियम, सेकंड नाइट्रोजन, थर्ड कैल्शियम, फोर्थ मैग्नीशियम, फिफ्थ एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं जो कि हमने ले रखे हैं। थोड़ा जूम कर लीजिए। मेटल्स हैं। जैसे जैसे रिएक्टिविटी जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे तो रिएक्टिविटी क्या है? इनकी इंक्रीज होती जाएगी। अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या है? लेस रिएक्टिव। लिख रहा है ना, लेस रिएक्टिव। नीचे नीचे जैसे इस मेटल जो सीरीज में अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। ये नहीं है कि मेटल आपस में ऊपर नीचे कहीं भी रख लो और आप बोलो बाद में कि सर ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। ये नहीं है। ठीक है, इसमें यही ध्यान रखना है। एक बार गौर से देखिए, जो ऊपर होगा पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मेटल जो क्या है? पोटेशियम। और लेस रिएक्टिव मेटल क्या है? गोल्ड। सेकंड नंबर पर हाईली रिएक्टिव सोडियम, और नीचे से सेकंड नंबर पर लेस रिएक्टिव सिल्वर। एजी है ना, एजी को हम क्या? सिल्वर बोलते हैं। अब ये आपको कंपेरिजन बोल दे, एजी और एयू में मोर रिएक्टिव कौन सा है? क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। एक मिनट, सिल्वर
एंड गोल्ड में से कौन सा आया मोर रिएक्टिव है? मोर रिएक्टिव देखेंगे यहाँ पे हम नीचे ऊपर वाला मोर रिएक्टिव होगा, यानी एजी क्या सिल्वर, सिल्वर क्या है मोर रिएक्टिव, क्या है मोर रिएक्टिव, सिल्वर क्या होगा मोर रिएक्टिव होगा। वहीं आप गोल्ड की बात करें, ये क्या है लेस रिएक्टिव। ठीक है, अब आते हैं आगे पॉइंट पे। रिएक्टिविटी एक बार याद रखना है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, फिर बोल रहा हूँ लास्ट में, पहले लेक्चर को समझें क्या है कंसेप्ट क्या है इसका। ठीक है, Fe क्या है आयरन, आयरन की CuSO4 से रिएक्शन कराएंगे तो FeSO4 बनेगा और Cu। अब आप बोलोगे सर ये रिएक्शन कैसे हो गई, एक मिनट, कॉपर कहाँ यहाँ पे देखो, इसमें कॉपर ये रहा, और अगला है आयरन, आयरन कहाँ है, आयरन ऊपर है, ये रहा आयरन, कॉपर ये रहा, आयरन ये रहा। अब बोलोगे मोर रिएक्टिव कौन सा, मोर रिएक्टिव कौन है इसमें, आयरन, आयरन मोर रिएक्टिव है, तो आयरन इस कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन है कंपाउंड है, इसमें से कॉपर को अलग कर देगा, आयरन अलग कर देगा और खुद रिएक्शन कर जाएगा इसके साथ, खुद इसके साथ मिल जाएगा और इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, कॉपर एक्सट्रैक्ट होकर अलग हो जाएगा, देखो क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। वहीं बात करें आप सेकंड वाला एग्जांपल, यहाँ पे आपको दिख रहा है जिंक, जिंक क्या है यहाँ पे देखेंगे, जिंक कहाँ है सीरीज़ में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, नहीं दिखेगा क्योंकि टक रहा है ये को, अब देखो जिंक ये रहा। ठीक है, और जिंक के बाद क्या कॉपर, कॉपर इसमें से मोर रिएक्टिव कौन है जिंक है, तो जिंक यानी जिंक इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा और कॉपर इसमें से बाहर हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा डिकम्पोज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव जो एटम है यहाँ पर देखिएगा, मोर रिएक्टिव जो एटम है वो लेस रिएक्टिव को हटा के यहाँ से यहाँ अलग कर देगा और खुद इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लास 10th में अभी आगे आएगा या नहीं आया होगा, तो ये 9th में भी पढ़ लिया होगा ये चीज़, तो 9th में भी आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल और मेटल के साथ रिएक्शंस जो है वो देखते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड वैलेंसी, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंसी। ठीक है, क्या है एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है, टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस, अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है तो उसकी कोई वो और एटम नहीं ले सकता अपने ऊपर। ठीक है, अगर वो लेस रिएक्टिव है तो हम क्या बात करते हैं, हाँ तो अगर कोई भी आइटम है उस पर पूरी वो कंप्लीटली फिल्ड है सबसे कंप्लीट, उसकी बैलेंसी जो है टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की, तो कंप्लीटली फिल्ड जो रिएक्टिविटी है मोर रिएक्टिव होगा। अगला आता है एटम ऑफ मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस सेल, अगर कोई भी बैलेंस सेल है यानी बैलेंसी 2 8 2 है कोई की बैलेंस, इसमें ये बैलेंस सेल है, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसमें 2 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ कितना बचा 1, तो ये क्या हो गया इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर वहीं 2 8 2 कोई भी वो है वैलेंसी, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे वो, तो यहाँ कितना रह जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे, आपकी यहाँ पे तो लूज़ गया था, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो यहाँ कितना हो जाएंगे 2, अगली सेल में आ जाएगा 1, अगली सेल में आ जाएगा 1, ये जो है दिख रहा है आपको, अगली सेल में ये 1 आ गया तो ये तो 2 तो बैलेंस पूरी बैलेंसी, इसकी पूरी बैलेंसी आपने पढ़ी होगी 2 8 8 2 ऐसे कुछ होता है। ठीक है, अब आगे आपको बताएंगे भी, इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे 2 बैलेंसी 2 है तो अगला इलेक्ट्रॉन इस सेल में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट, एटम ऑफ नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर एटम जो कि मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अपोजिट चार्ज एन आयन अट्रैक्ट ईच अदर एंड हेल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयोनिक कंपाउंड, अगर कोई भी एटम है इसमें पॉजिटिव चार्ज है इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये क्या दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। अगर जैसे कोई भी कंपाउंड है Mg पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर साथ में यहाँ ले लेते कोई SO4 पर नेगेटिव चार्ज है तो Mg और SO4 दोनों के कंपाउंड बनाएंगे आगे, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, कि कंपाउंड बनेगा तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आगे आता है फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, MgCl2 की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है बात करेंगे हम यहाँ पर। Mg कोई भी क्या है मेटल है, इस पर से अगर इसकी बैलेंसी देखेंगे 2 8 है और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तब है, पहले इलेक्ट्रॉन की इसकी बैलेंसी क्या थी 2 8 2 इसकी बैलेंसी थी पहले। ठीक है, फिर इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से इसने लूज़ कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे अब 2 8 यानी 10 इलेक्ट्रॉन बचे टोटल। अगर 10 इलेक्ट्रॉन बचे तो इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पर आ गया। ठीक है, फिर आगे क्या है ये क्या 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें Cl2 पर 287 इतने इसके बैलेंसीज है, बैलेंसी सबसेल्स हैं, सबसेल्स में पहली सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाली में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड वाली में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या है गेन कर रहा है, तो इसकी बैलेंस में कितने हो जाएंगे 2 8 8
क्या 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और 1 अगली सेल में हो जाएगा, जो 1 है जो अगली सेल में हो जाएगा, अगली सेल में 1 हो जाएगा। या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो एक सेकंड मेथड ये है 2 8 8, जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको हम नेगेटिव चार्ज मान लेंगे, ऊपर नेगेटिव चार्ज में दे सकते हैं हम इसको। आगे आते हैं, ये आपको ध्यानपूर्वक समझना है, ध्यान से देखें। Mg पॉजिटिव, इसका वैलेंसी कितनी थी, 280 थी, देखो यहाँ पे भी 28 है, ठीक है 28 है। इसके पास यहाँ पर देखेंगे 2 पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, पॉजिटिव चार्ज कितना 2। अगर सेकंड एलिमेंट लें ये, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसके जो क्लोरीन की जो लास्ट सेल होती है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 7 ही इसके पास है, ठीक है। और कोई भी दो, एक बात और ध्यान रखना, 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये साथ में तो क्या लोन पेयर बना रहे हैं, इसको लोन पेयर बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, लोन पेयर। ये क्या एक पेयर बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों क्या पेयर बना रहे हैं। तो एक साथ इन 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनको क्या होंगे, लोन पेयर बोलेंगे, ठीक है, लोन पेयर बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर है इसमें, यहाँ पे भी 3 लोन पेयर है, 1 सिंगल एटम है दोनों तरफ, देखो इलेक्ट्रॉन, स्टार है जो इसमें स्पेस है, मतलब खाली है ये, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या तो इसको दे देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर से दे देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो ये Mg जो है क्या है, 1 बॉन्ड से Cl जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड से ये Cl जुड़ जाएगा, तो ये क्या कोई कंपाउंड बना लेगा, ये MgCl2 कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड कैसे बनता है, इसको स्ट्रक्चर को खोला है कि कैसे ही कोई भी कंपाउंड बनता है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, इसने डोनेट किया, तो अगर या तो कोई मेटल या नॉन मेटल या कोई एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या है, बॉन्ड आ जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो एक बॉन्ड आएगा ये, अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो 2 बॉन्ड ऐसे आ जाएंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसने यही किया है और कुछ नहीं किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, MgCl2 ऐसे तभी तो लिखा जाता है, 1 Cl इधर 1 Cl इधर, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक जो कंपाउंड ये वो होते हैं जिन पॉजिटिव चार्ज होता है या उनको नेगेटिव चार्ज होता है। आयनिक कंपाउंड उनको ही बोलते हैं जिनके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड आर गिवन, आर सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है, जो वो क्या है, मेलेबल यानी कि किसी भी थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, और ब्रिटल इसको वन एंड को, दोनों एंड को इसको इधर खींचे थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए, ये बताया था मैंने। अगला आता है हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। आयनिक जो कंपाउंड होते हैं जिनके पास पॉजिटिव, ऊपर ये देखा हुआ, यहाँ पे देखो ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ऐसे कंपाउंड्स में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई रहता है। मोस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक बॉन्ड। कोई भी, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ ब्रीफ में, कोई भी दो मेटल है या कंपाउंड है या एलिमेंट है, MgCl, इनके बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ये वाला, ये क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक कब होगा, जब इसको या तो हम हीट करेंगे तब बॉन्ड होगा। इसके लिए हाई एनर्जी चाहिए, मोर एनर्जी चाहिए, ये लिखा है ना, मोर एनर्जी चाहिए तभी ये ब्रेक होगा। और ये स्ट्रॉन्ग आयोनिक स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में, अट्रैक्शन है, इसको फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स। ये क्या हैवी है, हैवी के लिए इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी। अगर ये क्या है, लूज यानी ईजी, मतलब इसको बोल सकते हैं हैवी है और इसको लूज बोल सकते हैं। अगर ये ईजिली ब्रोक हो जाता है तो ये नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ईजिली ब्रोक हो जाता है ये, तो ये क्या स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगला आता है जनरल सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन कैरोसिन। इनसोल्यूबल और सोल्यूबल टर्म से आप क्या समझते हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल टर्म से आप क्या समझते हैं, तो मैं बता दूं, सोल्यूबल वो होता है जो पूरी तरह घुल जाता है किसी में। जैसे आपने देखा होगा चीनी, जिसको शुगर बोलते हैं, शुगर को अगर पानी में घोलें तो वैसे तो काफ़ी टाइम में, हॉट वाटर में इजीली घुल जाता है, तो और कोल्ड वाटर में थोड़ा टाइम लेता है, इजीली घुल जाता है, तो उसमें ट्रांसपेरेंट रहता है। अगर आपको चीनी के क्रिस्टल भी नहीं दिखेंगे, ढंग से घुल जाएगा तो वो। और वहीं अगर बात करें, ये कोई बीकर है, इसमें यहाँ तक लेवल तक थोड़ा वाटर भरा हुआ है, ठीक है, इसमें वाटर है, यहाँ वाटर भरा हुआ है, और तो इसमें थोड़ा नीचे की ओर यहाँ थोड़ी मिट्टी है, थोड़ी क्या इसमें मिट्टी डाल दें अगर पूरे सॉल्यूशन में, और इसको हलाएं, घोलने की कोशिश करें पूरी, तो ये पूरी तरह घुलेगा नहीं। थोड़ी टाइम बाद देखोगे आपको यहाँ दिखेगा कि ये मिट्टी जो है यहाँ नीचे सेटल डाउन हो गई है, नीचे की तरफ बैठ गई है, थोड़ी टाइम आपको दिखेगा, पर ये कंप्लीटली नहीं घुलेगा। कंप्लीटली नहीं घुल रहा है, इसमें दिख रहा है सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन आपस में मिला रहे हैं और आपस में अलग अलग सॉल्यूशन दिख रहे हैं। एक यहाँ पर है, वाटर जो है पूरा ऊपर दिखा रहा है यहाँ तक लेवल, तो ये क्या इनसॉल्यूबल है। अब आपको यहाँ से आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल में डिफरेंस करने के लिए। सॉल्यूबल के लिए वाटर और शुगर का एग्जांपल ले लीजिएगा, और इनसॉल्यूबल के लिए वाटर और सैंड का एग्जांपल ले लेगा, ठीक है। अगला आता है
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन इन मोल्टन स्टेट इन बोथ फ्री आयन आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो क्या है बोलते हैं आपको आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। आपको मैंने इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भी बताया था थोड़ा बहुत, डिस्कस आपने वीडियो में गौर किया हो तो। ओके, जो है आयोनिक कंपाउंड, इस बीकर में कोई आयोनिक कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? क्योंकि इनके पास आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं आयंस रहती हैं, आयंस जो होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव H2O से निकलती हैं ये दोनों, तो आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी करता है। आयंस का ट्रांसफर होती है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर आयंस ट्रांसफर हो रही है, यहाँ से यहाँ जा रही हैं, यहाँ से यहाँ आ रही हैं, ऐसे कर रही हैं, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ ऐसे कहीं भी घूम रही हैं आयंस उसमें बॉडी में, तो क्या वो चार्ज हो रही हैं और क्या इसी वजह से उनमें करंट फ्लो हो रहा है। अगर किसी बॉडी में सपोज करो कोई भी बॉडी है, कोई बॉडी है ये, अगर इसमें आयंस नहीं है और ना ही इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की वजह से करंट फ्लो होता है किसी भी बॉडी में। जैसे कोई भी बॉडी ले लीजिए, हमारी बॉडी में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे या आयंस होंगे, खून ब्लड में या तो आयंस होंगे, इस वजह से फ्लो होता है हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रिसिटी है, या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो सकता है। ठीक है, अब आता है अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल, ठीक है। मिनरल्स आर एलिमेंट कंपाउंड अकरिंग नेचुरली आर इन मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, जो नेचर में मिलते हैं हमको, उनको मिनरल्स बोलते हैं, मिनरल्स। ठीक है, अब आता है उसके बाद ओर्स। ओर्स क्या होता है? ओर्स क्या होता है? एक फॉर्म होती है जिसमें मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है, कुछ इंप्योरिटीज़ भी होती है। इंप्योरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? गैंग्यू। यहाँ पर दिख रहा है। ओर्स को क्या बोलते हैं? जो कि फॉर्म, ओर्स क्या है? मिनरल की फॉर्म होती है। मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्टेड इज एन ओर। फॉर एग्जांपल सल्फाइड ओर, ऑक्साइड ओर एंड कार्बोनेट ओर, ये ओर्स होती है। इसमें से या तो हीट करके या कोई केमिकल रिएक्शन करा के हम इसमें से मेटल को क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं मेटल को, और जो बाकी जो इंप्योरिटीज़ रह जाती है उसको हम गैंग्यू बोलते हैं, और वो एक तरफ हो जाती है, मेटल अलग हो जाता है। क्या है? ओर्स यही है। बाय किस प्रोसेस के द्वारा होता है ये? या तो प्योरीफिकेशन वगैरह आगे आपको बताई जाएंगी। कुछ प्रोसेस होती हैं उनके द्वारा इसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओर्स में से। मिनरल्स क्या होता है? ओर्स होता है। ओर्स में क्या पाया जाता है? मेटल और इंप्योरिटीज़। आगे क्या बोल रहा है? मेटल आर एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर जनरल अकर इन फ्री स्टेट। कॉपर एंड सिल्वर अकर इन सल्फाइड ओर। जो मेटल हैं गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर वगैरह, ये क्या है? फ्री स्टेट में मिल जाती है हमें। और जो कॉपर और सिल्वर होते हैं सल्फाइड और ऑक्साइड की ओर में, दिन के ऊपर जो कभी देखा होगा आपने, चांदी जो होती है इसको जिसको बोलते हैं हम सिल्वर, कुछ दिन बाद देखो तो काली पड़ जाती है कभी, क्योंकि एयर के साथ रिएक्शन कर जाती है और अपने ऊपर जो काली काली परत जम जाती है, ऑक्साइड्स की परत होती है जी। ऑक्साइड की परत अपने ऊपर जमा लेती है, उसी की वजह से क्या है ये काली पड़ जाती है, कभी कभी देखा होगा आपने। अब आता है अगला पॉइंट, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी Zn, Pb एंड ETC अकर मेनली ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। Zn यानी जिंक, आयरन और लीड। जिंक, आयरन और लीड तीनों जो मेटल है क्या है इसमें? ऑक्साइड्स की और सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी क्या है? मीडियम रिएक्टिव जो मिडिल में है, और जो हाई रिएक्टिव है जो सबसे ऊपर है, ये 5 मेटल, ये क्या वेरी रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, एंड दैट्स फाउंड इन कंबाइंड। ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। मोर रिएक्टिव जो मेटल होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। मीडियम रिएक्टिव होते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में मीडियम में रखे हुए हैं, वो क्या? ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट फॉर्म में पाए जाते हैं। जो सबसे बॉटम में है वो क्या है? फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जो कि लो रिएक्टिव होते हैं वो फ्री स्टेट में मिल जाते हैं गोल्डन को ज़्यादातर। मैंने बता ही दिया। गैंग क्या होती है? गैंग जो इंप्योरिटीज़ रहती है लाइक सोइल, क्या है? सोइल, सैंड एंड ETC, जो कि ओर्स में पाई जाती है, जो मिनरल और मेटल्स के साथ पाई जाती है। अब आता है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा मेटल्स को हम क्या प्योरीफाई यानी अलग करते हैं, कैसे? ओर से। ठीक है, पहला आता है आपके पास इनरिचमेंट ऑफ ओर, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इनरिच ओर यानी इनरिच नहीं, कोई भी ओर है जिसमें मेटल है उसको ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम ओर, एंड क्या करते हैं? मेटल को क्या उसमें से अलग करते हैं। सबसे पहले क्या है? मेटल्स को उसमें से अलग करते हैं। ये मेटल है, ये इम्प्योरिटी। ठीक है, ये मेटल है, ये इम्प्योरिटी है। फिर क्या है? अगला है रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योरिटी मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल। जो इम्प्योर मेटल होता है ये प्योर मेटल नहीं निकलेगा, जो मेटल निकलेगा ये इम्प्योर मेटल ही निकलता है। अब इसको हम रिफाइनिंग प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम क्या मेटल को अलग करते हैं, और इम्प्योरिटीज उसमें थोड़ी अलग हो जाती है, इम्प्योरिटी जो मेटल के साथ होती है। एक्सट्रैक्ट मेटल, ये क्या है? सॉरी, यहीं थे क्या हम? ठीक है, अब बात आती है एक्सट्रैक्ट मेटल इन एक्टिनॉइड सीजन। जो मेटल लो जो बॉटम में रखे रहते हैं उन मेटल्स को हम कैसे कैसे अलग करते हैं। पहली प्रोसेस है मरकरी फ्रॉम किनार। जो मरकरी है उसकी ओर है, मरकरी की जो ओर है उसको हम क्या बोलते हैं? किनार। ये हाईलाइट कर दिया मैंने। कॉपर की जो ओर है कॉपर सल्फाइड। ये क्या है? जो लो रिएक्टिव मेटल है सबसे नीचे रखे हैं उनकी बात हो रही है, ध्यान रखना। 2Hg + 3O2 को यानी HGS यानी क्या है? मरकरी की ओर है। Hg किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Hg को हम मरकरी बोलते हैं। एस क्या? सल्फाइड है इसमें।
3O2 की बात करें तो यहाँ पे 3O2 क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ हीट करें हम किनावार, जो मरकरी की ओर है, उसको हम ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2H यानी मरकरी ऑक्साइड मिलेगा, मरकरी के साथ ऑक्साइड, और SO2 यानी सल्फाइड निकल जाएगा। फिर HGO, 2HGO को हम हीट करेंगे, क्या मिलेगा हमको, मेटल अलग यानी मरकरी मेटल मिल जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अब आता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल, जो कि मिडिल इन एक्टिविटी सीरीज बताई थी मैंने जो अभी, उसमें जो मिडिल में रखे हैं, मिडिल में जो मेटल रखे हैं उनके बारे में बात करेंगे। मिडिल में मेटल आर इजिली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्साइड एंड और सल्फाइड एंड कार्बोनेट और कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। सल्फाइड सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेटल जो है कार्बोनेट फॉर्म, सल्फाइड फॉर्म एंड ऑक्साइड ओर्स में है, उनको क्या ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मेटल हीटिंग ऑन स्ट्रांगली एक्सेस इन एयर, ये ZnS को ZnS जिंक सल्फाइड को हम हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मिलेगा हम ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। सल्फाइड और या कार्बोनेट और को हम हीट करेंगे तो सल्फाइड मिलेगा। फिर इसके बाद क्या है हमको मेटल और हीटेड स्ट्रॉन्ग इन लिमिटेड और नो सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड को हम उसमें करेंगे हीट के साथ और नो एयर के साथ, तो क्या है तब हम कॉपर में से कार्बोनेट्स में से कब वो होगा एक्सट्रैक्ट, जब सॉरी एक मिनट को, कार्बोनेट में से कब ये एक्सट्रैक्ट होगा, जब इसको हीट करेंगे विदाउट एयर, नो सप्लाई ऑफ एयर लिख रहे हैं। और वहीं हम बात करें किसकी, अगर सल्फाइड ओर में से कैसे करेंगे, ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो मेटल हमको मिल जाएगा। अब आता है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन, यानी कैसे ऑक्साइड को अलग करेंगे हम। ठीक है, पहला पॉइंट है यूजिंग कोक एस रिड्यूसिंग एजेंट। कोक क्या कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ZnO जिंक ऑक्साइड, यहाँ तक प्रोसेस होगी, जिंक ऑक्साइड निकाल लिया हमने, दोनों में जिंक ऑक्साइड निकल रहा है। किस किस प्रोसेस में, दोनों प्रोसेस में क्या हमको निकल रहा है, जिंक ऑक्साइड मिल रहा है, ये रहा। ठीक है, अब जिंक ऑक्साइड से हम ऑक्साइड कैसे निकालें, तो ये प्रोसेस है यूजिंग कोक, यानी कोक को हम यूज़ करेंगे किसके, रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में। ZnO की CO से रिएक्शन कराएंगे और हीट करेंगे, ZnO जिंक ऑक्साइड की कार्बन से रिएक्शन करा के हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला आता है यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, MnO2 प्लस 4Ca, यानी जो हाई रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव मेटल है, वो क्या इसको डिस्प्लेस कर देगा, Mn को यहाँ से हटा देगा, तू हट जा भाई मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, खुद यहाँ पर आ जाएगा और Mn को हटा देगा और Mn क्या इसमें से अलग हो जाएगा और Al2O3 में ये बन जाएगा और इसमें से क्या हीट निकलेगी। आपको एक बात और बता दूँ, आपने रिएक्शन पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, आपने पढ़ी होगी वैसे तो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, दो रिएक्शन होती हैं। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ठीक है, इसमें क्या है, एक्सो में हीट यानी नेगेटिव, यानी हीट क्या निकल रही है, नेगेटिव से डिनोट करेंगे हम इसको। इसमें क्या हीट इसमें ऐड हो रही है, इसमें अंदर आ रही है, इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब ऐड हो रही है, इसमें से क्या निकल रही है, आउट हो रही है। एंडोथर्मी यानी इन यानी हीट एब्जॉर्ब करना, जो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, और जो रिएक्शन हीट को इवॉल्व कर देती है उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जो मेटल मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करके अपनी जगह ले लेगा और उसमें से हीट निकल जाएगी। भाई Fe क्या है, मोर रिएक्टिव है, Al को हटा देगा, Al की जगह Fe अलग हो जाएगा, Al2O3 बन रिएक्शन कर जाएगा और हीट इवॉल्व हो जाएगी। आपने बोला होगा इन एबव रिएक्शन मोल्टन आयरन, यानी आयरन को क्या पिघला दें हम, इज यूज एंड फॉर्म एंड इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा, ये रेलवे ट्रैक है सपोज करो, ये इसको ज्वाइन करना कैसे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा इसका इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको कवर करेंगे पूरा ऊपर से, इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे इस एरिया को, इसमें हीट प्रोवाइड कराएंगे, हाई हीट जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल्सियस की हो सकती है, अप्रॉक्स आपको वही पता होगा, इन्हीं को पता होगा, हाई हीट देंगे इसमें जो हैवी, इससे क्या होगा, वेट, इसमें हीट करेंगे इस एरिया को तो क्या होगा, इसमें पिघल जाएगा, ये जो यहाँ के जो आसपास का ये मेटल है, यहाँ इधर का और इधर का, ये क्या पिघल के इसको सेप उसी सेप में छोड़ देंगे, थोड़ा उसको ठंडा कर देंगे, हवा लगाएंगे, ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, इस एरिया में जो जो गैप था वो क्या कवर हो जाएगा और ये पूरा जॉइंट हो जाएगा। इसी क्या है वो आयरन जो होता है, आयरन को मोल्ड करके रेलवे ट्रैक को जोड़ा जाता है। आपसे कोई पूछे कि रेलवे ट्रैक को कैसे जोड़ा, तो आयरन जो होता है जो रेलवे ट्रैक का उसको कवर करके किसी इंस्ट्रूमेंट से और उसको हीट करते हैं जिससे कि वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होकर अपना जो यहाँ पर जॉइंट है उससे उसमें आयरन भर जाता है और जॉइंट हो जाता है मेटल। तो बच्चों अब बात करेंगे हम
एक्सेप्शन मेटल एट टॉप ऑफ एक्टिनोइड सीरीज। एक्टिविटी सीरीज है, जो रिएक्टिविटी सीरीज बोल सकते हैं, एक्टिविटी सीरीज बोल सकते हैं हम उसको, जिसमें जो टॉप पर जो सारे एलिमेंट रखे हैं, मेटल रखे हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। क्या इनकी जो एफिनिटी है वो क्या मोर है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बजाय कार्बन के, ठीक है। अगला है आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स मोल्टन क्लोराइड, यानी NaCl है, NaCl के मोल्टन क्लोराइड, यानी जिसको नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, उसको अगर हम हीट करें, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कोई भी प्रोसेस है, इसमें कैथोड प्लेट होती है, ये क्या एनोड की प्लेट है। दोनों में करेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, दोनों प्लेट्स में। यहाँ से हम करंट दे सकते हैं इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव, वेट यहाँ पे थोड़ा हम इसमें करंट प्रोवाइड करा सकते हैं, ये पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। अगर इसमें हम करंट प्रोवाइड करेंगे तो यह क्या, जो कैथोड है, मेटल जो है कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ या नॉन मेटल वो क्या एनोड रेज पर, जो नेगेटिव वाली पर, उस पर क्या इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर जम जाएंगी, जो मेटल को हम इस प्रोसेस से अलग करते हैं। तो NaCl से हम सोडियम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हम करते हैं। कोई भी पूछे पेपर में आए तो बोल दीजिएगा, ठीक है। अब आता है as electricity is passed through the solution, metal get deposited at cathode और नॉन मेटल एट एनोड। मैंने बताया था मेटल क्या है, जो कैथोड वाली प्लेट है, इस पर क्या मेटल जुड़ जाएगा, और कैथोड वाली पे नेगेटिव वाली पे क्या है एनोड, यानी नॉन मेटल जुड़ जाएगा। Na जो कैथोड पर जो रिएक्शन होती है उसको एक बार ध्यानपूर्वक रखिएगा। Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज है इस पर, अगर एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या Na प्रोड्यूस करेगा, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, इस पर से हट जाएगा। और यहाँ हम एनोड की बात करें, NO2Cl, यानी इस पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज करेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यानी रिलीज करेंगे, हटाए निकाले हैं, तो क्या है Cl2, यानी पॉजिटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है वो हट जाएगा इस पर से। तो एक बात ध्यान रखना, एक बार रिकॉल करा देता हूँ। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड से जो क्या है, सोडियम क्लोराइड से सोडियम जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू अलग करते हैं हम, तो क्या प्रोसेस, क्या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में सोडियम और क्लोरीन दोनों जो क्या अलग हो जाते हैं, क्लोराइड बोल सकते हैं, सोडियम क्लोराइड से सोडियम और Na और Cl अलग हो जाते हैं। किस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, किस पे नेगेटिव रहता है, Na पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और Cl पे नेगेटिव चार्ज रहता है। और ये प्रोसेस जो कैथोड रेज और एनोड रेज पर के, ये प्रोसेस जो एनोड और कैथोड प्लेट पर होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन में। फिर उसके बाद कैथोड पर कौन सा मेटल जमता है, मेटल जो है रुकता है या जमता है, इकट्ठा होता है, वो सोडियम होता है, और क्लोरीन क्या है, वो एनोड पर इकट्ठी होती है, ठीक है, यहाँ देखा एनोड, ठीक है। और जो इसकी रिएक्शन क्या है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, दैट इज Na 2Cl रिएक्शन कराएंगे तो क्या है Cl2 2 इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना। और यहाँ आती है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की रिफाइनिंग कैसे करते हैं। इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन ऑब्टेन्ड मेटल कैन रिमूव बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जो मेटल के साथ इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं, जो मेटल में इम्प्योरिटीज़ मिली रहती है, उसको हम किस प्रोसेस के थ्रू अलग करते हैं। जो मेटल के साथ जो इम्प्योरिटीज़ मिली रहती है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू करते हैं। ये डायग्राम है, एक बार आपको समझाते हैं बोल क्या रहा है ये। यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है, कैथोड रे है, ये वाली, ये एनोड रे है। इन दोनों में जो कैथोड रे है, एक मेटल देख लेते हैं कौन कौन से मेटल लिए इसने, फिर हम बताएंगे। कॉपर ही है इसमें, कॉपर ही एक ही मेटल लिया, 2 मेटल नहीं लिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे बैटरी का स्विच की है, यहाँ पे बैटरी इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टिप, ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इसमें, तभी तो इस पर चार्ज न्यूट्रल होगा, पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो ये न्यूट्रल होगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं CuSO4 एसिड ब्रैकेट लगा के, ठीक है। ये क्या एक टैंक है, ठीक है, ये क्या बोले इम्प्योरिटीज़ दिख रहा है ना, इम्प्योरिटीज़ ब्लैक जो इम्प्योरिटीज़ है यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो ब्लैक इम्प्योरिटीज़ है, ये क्या एनोड पर जम रही है, एनोड, ध्यान रखना, एनोड पर क्या ब्लैक जो इम्प्योरिटी आती है, जो मेटल है, जो प्योर कॉपर होगा, वो प्योर कॉपर मेटल किस पे आ जाएगा, इस वाली प्लेट पर आएगा, इस वाली प्लेट पर प्योर कॉपर मेटल आ जाएगा। इस यहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, जो एनोड है, इस पर एनोड पर क्या है इम्प्योरिटीज़ रुक जाएगी यहाँ पर नीचे, और यहाँ जो कॉपर की प्लेट है, जो कैथोड है, इस पर क्या है यहाँ पर मेटल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, जो आपको शो नहीं कराया, मैं करा देता हूँ, ठीक है। इस पर जो ये क्या है, ये मेटल है, ध्यान रखना। अब इसको डिस्कस करते हैं क्या बोल रहा है ये।
जो एनोड स्लैब ऑफ इम्प्योर कॉपर, एनोड पर क्या इम्प्योर कॉपर आएगा, ये मैं बताते हैं इम्प्योरिटीज इम्प्योर कॉपर है, कॉपर की रिएक्शन कर रहे हैं तो कैथोड पर क्या आएगा, प्योर कॉपर आएगा, बताया जो ये वाली कॉपर पर, ठीक है। सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विद सम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसके साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी मिला दिया थोड़ा, ठीक है। ठीक है, अब बोल रहा है फ्रॉम कॉपर, ये बोल रहा है फ्रॉम कॉपर सॉरी फ्रॉम कॉपर आयन आर रिलीज्ड इन सॉल्यूशन एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, यानी बराबर जितना इसमें मेटल होगा उतनी इम्प्योरिटीज होगी, बराबर होंगे दोनों, दोनों इम्प्योरिटीज और मेटल दोनों क्या बराबर होंगे, इसलिए जितना मेटल यहाँ आएगा इतनी इम्प्योरिटीज यहाँ पर आ जाएगी। लास्ट स्टेप क्या बोला है, इम्प्योरिटीज आर कंटेंट एज सिल्वर एंड गोल्ड गेट डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ एनोड, जो इम्प्योरिटीज़ क्या नीचे जम जाती है, नीचे जो इम्प्योरिटीज़ दिख रही है ये क्या इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर जम गई है, इस इम्प्योरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, अदर नेम भी देखा, एनोड मड, जूम कर देता हूँ, क्या है एनोड मड, मड में मिट्टी होती है, एनोड पर जो मिट्टी जमती है इम्प्योरिटीज जमती है उसको ऐसे बोलते हैं हम, ठीक है। अब आता है कोरोजन, कोरोजन एक बार मैं अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ आपको, ये सारे पॉइंट जितने भी रह गए फिर आपको इसकी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा। कोरोजन की बात करें, कोरोजन क्या होता है, कोई भी मेटल है, कोई मेटल पे आपने देखा होगा बोलते हैं कि जंग लग गई, मेटल पे जंग लग गई, यानी कि मेटल को जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड और सल्फाइड जो कि मेटल पर की सर्फेस पर जम रही है उसको क्या कोरोसिव यानी खा रही है, उसको खाना, इम्प्योरिटीज़ किसी बढ़िया चीज़ को खा रही है ऐसे बोल सकते हैं, उसको मेटल को खा रही है तो उसी को क्या बोलते हैं कोरोसिव और कोरोजन। मॉइस्चर और इम्प्योरिटी यानी कीड़ा वगैरह खा रहा है लोहे को, कीड़ा नहीं खाता, जो ऑक्साइड्स होती हैं जो एयर में ऑक्सीजन के साथ बनती है मेटल की रिएक्शन कराती है, वो इम्प्योरिटीज उसको क्या मेटल को डस्ट करती है, खा जाती है। अगला आता है एलॉय, एलॉय क्या होता है, एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर रहता है एलॉय, इसको हम एलॉय बोलते हैं। जैसे कोई भी मेटल ले लो, सोडियम एंड नॉन मेटल कुछ भी ले लीजिए, क्लोरीन, तो उसका क्लोरीन अलग अलग मेटल ले सकते हैं तो वो क्या बन जाता है, एलॉय बन जाता है। एलॉय कुछ स्ट्रॉन्ग मेटल्स का भी बनता है, मेटल और नॉन मेटल का, जैसे कि इसने क्या लिया है, एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, कार्बन और आयरन का मिक्सचर कराएं तो क्या एलॉय बनेगा। स्टेनलेस स्टील, आपने कहीं भी कोई इंस्ट्रूमेंट लेने जाते हैं बाजार में, आपने कहीं भी देखा होगा मम्मी पापा के साथ, उस पर लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील का मतलब है इज ऑप्टेड बाय मिक्सिंग आयरन, यानी उसमें आयरन, निकेल और क्रोमियम तीनों मिले हुए हैं, तीनों जो मेटल नॉन मेटल मिले हुए हैं। इट इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, ये क्या हार्ड है ना कि इस पर बहुत ज़्यादा टाइम बाद ही इसमें डस्ट लगेगी, यानी जंग लगेगी, रस्ट यानी जंग बहुत ज़्यादा टाइम बाद ही लगेगी, इजीली इसमें डस्ट नहीं लगती है। अगला आता है मरकरी आर एडेड टू अदर मेटल टू मेक अमलगम, कोई भी एक मेटल अदर मेटल ले लीजिए, उसमें अगर हम मरकरी को मिलाएंगे, वेट, अदर मेटल में हम अगर मरकरी को मिलाएंगे तो उससे क्या इसमें जो मिक्सचर बनेगा उसको एलॉय, उसको क्या बोलेंगे हम अमलगम बोलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और जो ब्रास क्या है एलॉय, ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों एलॉय हैं, ये किस किस के मेटल्स के बने हुए हैं, ब्रास जो बना है कॉपर और जिंक से बना हुआ है ऊपर वाला, और जो ब्रॉन्ज बना है कॉपर और टिन से बना हुआ है, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन, ब्रास कॉपर और जिंक। और इन ठीक है वेट इन ब्रास एंड ब्रॉन्ज मेल्टिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज लोअर देन प्योर मेटल, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी क्या है क्योंकि लेस होती है, क्योंकि इसमें इंप्योरिटीज मिला रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो भी लो हो जाएगी क्योंकि इसमें इंप्योरिटी मिला रहे हैं हम। एक सोल्डर एलॉय ऑफ लीड एंड टिन, लीड और टिन का जो एलॉय बनता है हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लीड और टिन का एलॉय के लिए का यूज़ करते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। एक बार ये और बता देता हूँ मैं, ये थोड़ा रह गया टॉपिक, कोरोजन, कोरोजन यही है, मेटल आर अटैक्ड बाय सब सब्सटेंस इन सराउंडिंग लाइक मॉइस्चर एंड एयर एंड एसिड, एसिड और मॉइस्चर के थ्रू, और क्या है मेटल के चारों तरफ क्या ऑक्साइड और सल्फाइड की परत बना लेता है और उसको डस्ट करना चालू कर देता है। सिल्वर इट रिएक्ट विद सल्फर इन एयर, सिल्वर क्या है, इट रिएक्ट विद सल्फर, सल्फर से रिएक्ट करता है एयर में एंड फॉर्म सल्फाइड एंड ऑक्साइड फॉर्म लाइक बिकम ब्लैक, जो ब्लैक ब्लैक हो जाती है सिल्वर। कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड गेन अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट, कॉपर के ऊपर देखा होगा आपने ग्रीन कलर की जो परत जम जाती है, जंग सी बोलते हैं, काली काली ग्रीन, उसको क्या वो किसकी जंग होती है, कॉपर कार्बोनेट की। वहीं आयरन एक्वायरा कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लास्की सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, जो आयरन पर जो ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस जम जाता है जो उसको जंग बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग, एयर और मॉइस्चर जरूरी है रस्टिंग के लिए, अगर एयर और मॉइस्चर नहीं होगा तो वो मेटल क्या कभी भी जंग नहीं लगेगी, ना उस पर डस्ट लगेगी, ये वगैरह वगैरह। अब आता है प्रिवेंटिंग ऑफ कोरोजन, इस कोरोजन ने जंग से किसके एलिमेंट्स को कैसे बचाएं हम। पहला है इसका रस्टिंग ऑफ आयरन एंड प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, या तो पेंट करो उस पर या ऑयल लगाओ उस पर,
मेटल जो है, या ग्रीसिंग करो, ग्रीस लगाओ, गैल्वेनाइजेशन, जिंक एंड क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग एलॉय, या तो उसको एलो बनाइए या गैल्वेनाइजिंग करिए या ग्रीस लगाइए, उस पर ऑयल लगाइए, पेंट करिए, कुछ भी, ये सारी मेथड्स हैं। इन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, आयरन और स्टील इज कोटेड विद ए लेयर ऑफ जिंक। आयरन और जो स्टील होती है उस पर क्या, जिंक की क्या एक लेयर की कोटिंग कर जाती है। जिंक इज प्रिफर्ड ऑक्सीडाइज्ड देन आयरन। क्या जिंक की वो होती है जो सरफेस से उसको, जिंक मेटल जो होता है उसको पिघला के किसी भी फॉर्म से कवर से चढ़ाया जाता है आयरन और जो बोला स्टील पर, आयरन और स्टील पर दोनों पर कवर से चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से ये ईजिली डस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये था इसका पूरा पूरा चैप्टर का टॉपिक लेक्चर्स। ठीक है, मैंने इस लेक्चर्स में पूरे सारे क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, पर आगे कराऊंगा अगले लेक्चर में, ये सारे क्वेश्चन है देख लीजिए। और एनसीईआरटी के लेक्चर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, 2 नंबर्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स 5 मार्क्स सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में सिस्टम वाइज कराऊंगा। ठीक है, तो एक बार पूरा चैप्टर रिकॉल करा देता हूँ फास्टली आपको। ठीक है, जिससे आपको कोई परेशानी होगी तो ईजिली सॉल्व हो जाएगी। ओके, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेटल, मेटल क्या होता है, मेटल एंड नॉन मेटल जो होता है, जो कि मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल एसिडिक नेचर होते हैं। कितने जो एलिमेंट्स, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट है, एक 118 यानी 118 एलिमेंट है। ठीक है, उसमें से 19 मेटल है, 22 नॉन मेटल है, कुछ 7 या 6 के अप्रॉक्स क्या नॉन मेटल्स है। वहीं आगे बात आती है सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या मेटल्स हैं। ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर, फॉस्फोरस, ये क्या है नॉन मेटल्स है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल की, केवल मरकरी को छोड़ के सारे मेटल्स क्या सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मरकरी क्या लिक्विड फॉर्म में होते हैं। डक्टाइल जो वायर में कन्वर्ट हो जाए, मेलिएबल जो किसी थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, मेलिएबल। सोनोरस जो कि साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं बजाने पर। लस्ट्रा जो कि शाइनिंग बहुत देते हैं। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। सीजियम एंड गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये क्या गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। एंड लीड एंड मरकरी इज कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज एंड कॉपर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सोडियम एंड पोटेशियम कैन क्या नाइफ से चाकू से कट सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटी, कि इनकी डेंसिटी क्या है, लो है। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल्स लिक्विड और गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, नॉन मेटल क्या लिक्विड और गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। अब बात करें, ब्रोमीन एक ऐसा मेटल नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में। एक नॉन मेटल्स क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी याद रखें। ये नॉन सोनरस नेचर के होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं। आयोडीन केवल एक ऐसा मेटल इसमें नॉन मेटल है जो आयोडीन जो कि लस्ट्रस नेचर का होता है। ठीक है, आगे आते हैं मेटल क्या है, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और नॉन मेटल क्या है, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और जो मेटल होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। जैसे मेटल एग्जाम्पल दे रखा है MgO। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है, केमिकल प्रॉपर्टी मेटल क्या, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। एंड दे रिएक्ट फास्ट, यानी फास्ट रिएक्ट करता है। सोडियम और पोटेशियम दो एक ऐसे मेटल है जिनको केरोसिन में रखा जाता है। MgAl, Zn and Pb रिएक्ट स्लोली, क्या मेटल में ये स्लोली रिएक्ट करते हैं किससे, एयर से, एंड फॉर्म क्या प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं अपने। Mg कैन बर्न इन एयर, मैग्नीशियम को एयर में जलाएं तो क्या डेजलिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। Fe एंड Cu कैन नॉट बी बर्न। एम्पोटेरिक नेचर होता है, जो मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट, जो मेटल ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेसिस से भी रिएक्ट करते हैं, वही क्या और प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर, वही एम्पोटेरिक नेचर के होते हैं। अगर बात करें रिएक्शन विद मेटल, अगर इनकी मेटल एसिड और बेस से कराई जाए तो क्या ये रेस्पेक्टिव क्लोराइड एंड फ्लोराइड वगैरह जो वो मिलता ही है। रिएक्शन विद वाटर की बात करें, रिएक्शन हॉट वाटर के साथ कराएंगे, देखिए हॉट वाटर के साथ कराएंगे तो ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड मिलती है। वहीं कोल्ड वाटर की बात करें, कोल्ड वाटर की तो रेस्पेक्टिव ऑक्साइड मिलेगी, रेस्पेक्टिव ऑक्साइड से मिलती है, हॉट कोल्ड वाटर या स्ट्रीम हो। आगे की बात करते हैं बैलेंसिंग दीज केमिकल इक्वेशन, बैलेंस कैसे करेंगे। मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर, वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये मतलब नहीं है कि डाइल्यूट एसिड है या कंसंट्रेटेड एसिड, कोई सा भी हो, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा सॉल्ट एंड वाटर एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये आती है मेटल रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट। अगर कोई भी मेटल सॉल्ट से रिएक्शन करेगा, मेटल किसी मेटल सॉल्ट से रिएक्शन करेगा तो क्या जो मेटल है वो सॉल्ट वाला मेटल जो अलग हो जाएगा, और जो अलग मेटल है वो सॉल्ट में मिल जाएगा, कंपाउंड बना लेगा। अब आती है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, इसमें जो ऊपर सबसे टॉप पे होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, जो सबसे नीचे होगा वो क्या लेस रिएक्टिव मेटल होगा। जो बीच में होगा वो डिक्रीजिंग, नीचे जैसे नीचे नीचे जाते जाएंगे हम तो लेस रिएक्टिविटी होती जाएगी मेटल्स की। सबसे ऊपर टॉप पे जो मोर रिएक्टिव है पोटेशियम है, सबसे नीचे जो लीस्ट रिएक्टिव है वो क्या गोल्ड है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को कंपाउंड में से हटा देगा और मोर रिएक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके उसके साथ कंपाउंड बना लेगा, और जो लेस रिएक्टिव है वो अलग हो जाएगा। रिएक्शन मेटल एंड नॉन मेटल, अगर मेटल कोई जनरल फॉर्म है उसमें से अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई भी मेटल तो क्या उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नॉन मेटल, कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस पर क्या नेगेटिव चार्ज आएगा। आयनिक प्रॉपर्टीज जो होती है, कोई भी मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी करेगा जब उसमें आयंस होंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन या आयन कुछ भी नहीं है तो वो मेटल या नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। आयनिक नेचर क्या है, सॉलिड होते हैं। जो मेटल्स को पॉजिटिव चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज है। अक्रेंस ऑफ मेटल्स कहाँ मिलते हैं, मेटल्स का मिनरल्स की फॉर्म में मिलते हैं। मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, मिनरल्स
खानों चट्टानों ये कोयला की खानों वगैरह में से उसमें ओर्स पाए जाते हैं। ओर्स में क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों होता है। इसको किस प्रोसेस के द्वारा अलग किया जाता है, भाई तो रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा कर जाता है। जो इंप्योरिटीज होती है उसको गैंग भी बोलते हैं। और जो मेटलर्जी क्या है, मेटलर्जी क्या है, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स, मेटल को उसकी ओर्स में से अलग करना होता है। सबसे पहले एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो, जो सबसे बॉटम है उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, जैसे मरकरी की जो ओर्स है वो किनावार है और कॉपर की जो कॉपर सल्फाइड है, उसमें से कैसे कर ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे। ऑक्सीजन के साथ हीट करने के बाद उसको जो ऑक्साइड की फॉर्म में आएगा उसको दोबारा हीट करेंगे तो क्या मेटल एक्सेप्ट हो जाएगा, जो सबसे नीचे है। वहीं आती है मिडिल में, जो मेटल मिडिल्स में है, मिडिल्स में जो मेटल उनमें से क्या मेटल एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे सल्फर की ओर्स में से। सबसे पहले सल्फाइड या कार्बोनेट और होगी, सल्फाइड की या कार्बोनेट की ओर होगी, उसको क्या है हीट करेंगे कार्बोनेट की ओर को विदाउट एब्सेंस प्रेजेंस ऑफ एयर की बिना प्रेजेंस में क्या कार्बोनेट ओर को हीट करेंगे। वहीं बात करें हम अगर सल्फाइड ओर को एयर के साथ हीट करेंगे, जिसमें से जो ऑक्साइड मेटल की जो ऑक्साइड मिलेगी, मेटल ऑक्साइड को क्या है कोक क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, कोक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटल अलग मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी। वहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव बता देता है, ये मैंने बता ही दिया था। जो रेलवे ट्रैक को उसको जॉइन किया जाता है, जो मेल्टर क्या आयरन को मेल्ट करते हैं और जो मेल्ट करके पिघल जाती है और स्पेस में जो जहाँ जहाँ स्पेस होगा उसमें भर जाती है और वो क्या जॉइंट बन जाता है, पूरा जॉइंट हो जाती है। इस प्रोसेस के थर्मल रिएक्शन किया जाएगा, थर्मल रिएक्शन के द्वारा। जो मेटल होते हैं सबसे टॉप होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। इसमें NaCl को Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में हो जाता है। जो रिएक्शन किस दो प्लेट्स पर होती है, कैथोड पर क्या है, जो कैथोड पर जो मेटल है वो प्योर मेटल जो कैथोड पे आ जाएगा, वो इम्प्योर मेटल है एनोड पे चला जाएगा। इसमें जो Na कैथोड पर जो रिएक्शन होती है Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन दैट इज Na एंड 2Cl नेगेटिव दैट इज Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या एनोड पे होती है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल को रिफाइनिंग कैसे किया जाता है, इंप्योरिटी प्रेजेंट इन द ऑब्टेन्ड मेटल कैन बी रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा जो इंप्योरिटीज होती है मेटल में उसको अलग किया जाता है। कोरोजन क्या होता है कि मेटल को जंग लगना या किसी मेटल ऑक्साइड या एयर की मॉइस्चर के द्वारा उस पर परत बन जाना किसी मेटल्स पर, उसको किससे अलग किया जाता है, प्रिवेंट किससे किया जाता है भाई, ऑयल या तो पेंट कीजिए या उस पर ग्रीस लगाइए या ऑयल लगाइए। गैल्वेनाइजेशन मेथड होता है जिस पर जिंक की आयरन और स्टील पर जिंक की क्या कोटेड किया जाता है, कोटेड यानी उस पर परत चढ़ाई जाती है। एलो क्या होता है, एलो इज द मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जैसे जिसमें ब्रास ब्रॉन्ज ETC आता है एग्जाम्पल्स। तो गाइस ये थी इसका फुल लेक्चर इस चैप्टर का, मेटल एंड नॉन मेटल का। NCERT सॉल्यूशन और SHM सॉल्यूशन दोनों इसमें हम कराएंगे। तो तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, इसमें बच्चों बहुत एफर्ट लगती है इस वीडियोस बनाने में। बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो और वीडियो को पूरा देखा करो और लाइक भी किया करो, ठीक है। कमेंट करके बताया करो कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया या कुछ किसी पार्ट में आपको डाउट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।